हर गाड़ी $50 मिलियन तक कॉस्ट करती है इसे डिजाइन और डेवलप करने में। तो ये खेल एक रिग्ड गेम नहीं है, ये ऑलरेडी फैसला नहीं हो चुका कि फरारी ही जीतेगी। 2 हफ्तों बाद इनकी टीम को मिलियंस ऑफ व्यूज ग्लोबली मिलते हैं। इसके मुकाबले में ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप इस टाइप की ऑडियंस सिर्फ 4 साल बाद डिलीवर करते हैं। फॉर्मूला वन दुनिया का सबसे तेज तरीन खेल सिर्फ नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन कारोबार भी है। हर गाड़ी हर साल एक मॉडल के तौर पे सिफर से बनाई जाती है। हर रेस एक मुकाबला होता है कि किस टीम की इंजीनियर्स सबसे काबिल हैं, और हर टीम के पीछे ये मल्टी मिलियन डॉलर मशीन होती है, सीईओज, स्पॉन्सर्स, इंजीनियर्स और इन्वेस्टर्स की, जो कि इस सारी चीज को पॉसिबल बना रही होती है। अगर हम रेस कारों की बात करें और उनके मुख्तलिफ खेलों की बात करें, तो फॉर्मूला वन दुनिया की सबसे बड़ी रेस कारों की लीग है और सबसे महंगी भी। जब से लिबर्टी मीडिया, जो कि एक यूएस कंपनी है, उसने फॉर्मूला वन को खरीदा है $8 बिलियन का 2017 में, ये इस खेल की कीमत इससे दुगनी हो गई है। अब ये $16 बिलियन की हो गई। और मिलके जो 10 टीमें इस खेल के अंदर हिस्सा लेती हैं, उनकी वैल्यू $15 बिलियन है। आज आप एक फॉर्मूला वन टीम $750 मिलियन से कम की नहीं खरीद सकते। और जो सबसे बड़ी टीमें हैं इस खेल के अंदर, फरारी, रेड बुल और मर्सिडीज, ये $3 बिलियन ईच इनकी कीमत है। जब हम फॉर्मूला वन के खेल देखते हैं तो हमें लगता है कि सारा खेल सिर्फ पिट क्रू, जो कि गराज में बैठे होते हैं, और ड्राइवर्स का है। ड्राइवर्स गाड़ियां चलाते हैं और पिट क्रू गाड़ियों को टायर चेंज करते हैं, उनके पेट्रोल भरते हैं और उनकी मेंटेनेंस करते हैं। लेकिन ये खेल सिर्फ इन पे मोहित नहीं, बल्कि इनसे बहुत बड़ा है। इस खेल को चलाती हैं कंपनियां, और ये कंपनियां चलाते हैं सीईओज और टीम प्रिंसिपल्स। कुछ प्रिंसिपल्स टोटो वुल्फ जैसे मर्सिडीज में हैं, ये को ओनर्स भी होते हैं इन खेल का। अब इनकी हम बात करें तो ये क्या करते हैं, टीम प्रिंसिपल, ये सीईओ इन खेलों में क्या करते हैं। रेस वीकेंड्स पे जो टीम प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स टीम का, जो इस खेल के अंदर जितनी भी स्पोर्ट्स टीम है उनका हम बात करें, तो वीक के दौरान जो सीईओ होता है इसका कंपनी का, उसका काम सिर्फ एक होता है, मेक श्योर कि जो गाड़ियां चला रहे हैं वो अपना काम कर सके। क्योंकि अल्टीमेटली इस खेल के अंदर स्टॉप वॉच और घड़ी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरे टीम लीडर्स जिस तरह मैक्लेरन के सीईओ ज्यादातर अपना फोकस रखते हैं कमर्शियल साइड पे, पार्टनर्स ढूंढना, स्पॉन्सर ढूंढना, और मेक श्योर करना कि जो कंपनियों के मालिक हैं वो सेटिस्फाइड हों कंपनी की परफॉर्मेंस से और अपना मुनाफा लेने में। उसके अलावा रेड बुल के जिस तरह प्रिंसिपल या सीईओ हैं, वो ड्राइवर्स के तौर पर ने अपना करियर स्टार्ट किया, और दूसरे एस्टन मार्टिन के माइक क्रैक की तरह मैकेनिक्स के तौर पे उनने अपनी इस खेल के अंदर अपना करियर स्टार्ट किया। ये मुख्तलिफ बैकग्राउंड होता है। हमें टीम प्रिंसिपल्स की एक चीज सजेस्ट करते हैं कि ये खेल सिर्फ ड्राइवर्स के बीच में नहीं है, ये खेल टेक्नीशियंस के बीच में, इंजीनियर्स के बीच में नहीं है, और टीम प्रिंसिपल्स भी इसके अहम जुज़ नहीं है। ये बैलेंस है टेक्निकल एक्सपर्टीज वाले लोगों के बीच में, बिजनेस के बीच में, और उन ड्राइवर्स के बीच में जो एक्चुअल रेस डे पे रेस जीतते हैं, जो टीम्स को लीड करते हैं रेस डे पे। अब हम बात करते हैं कि ये खेल दुनिया का महंगा तरीन खेल क्यों है। एक F1 टीम को ऑपरेट करना एक बहुत महंगा कारोबार है और एक बहुत महंगी इन्वेस्टमेंट है। अगर हम सिर्फ एक टीम की मिसाल लें, मर्सिडीज, जो कि वन ऑफ द बड़ी टीमों में है, बिग थ्री में है, इन ये 400 से $600 मिलियन सिर्फ मैकेनिक्स, इंजीनियर्स, मार्केटिंग, ड्राइवर की सैलरीज और लॉजिस्टिक्स पे खर्च करते हैं। हर गाड़ी $50 मिलियन तक कॉस्ट करती है इसे डिजाइन और डेवलप करने में, और इसे बनाने में $2 मिलियन भी लगते हैं। टीम्स के एस्टिमेट के मुताबिक हर सीजन के एंड में एक गाड़ी $25 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ईच रिप्रेजेंट करती है, और हर टीम को 2 गाड़ियां बनानी होती हैं। उसके साथ साथ उन्हें स्पेयर भी रखनी होती हैं कि अगर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मसला हो गया, तो उसकी रिप्लेसमेंट अगली रेसों के लिए मौजूद हो।
इसके साथ हमें याद रखना चाहिए इन गाड़ियों की इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 साल के लिए होती है। एक गाड़ी, उसके स्पेयर्स बनाने में जो आपने पैसा लगाया है, जो डिजाइन करने में पैसा लगाया है, ये सिर्फ 1 साल लगेगा। और एक साल के अंदर ये पैसा आपका खत्म हो जाता है, क्योंकि अगले साल F1 गाड़ियों की नई रिक्वायरमेंट्स दे देता है, जिसका मतलब ये है कि आपको ये गाड़ी अब सिफर से दोबारा बनानी पड़ती है। ये सारा पैसा लगाया है, ये दोबारा लगाना पड़ता है। और पिछले साल की गाड़ियां एक सीजन के बाद म्यूजियम्स में रिटायर कर दी जाती हैं। F1 के इंजीनियर्स के मुताबिक हर गाड़ी को हर वक्त अपग्रेड करना पड़ता है। पूरे साल में गाड़ियां हर रेस के लिए अपग्रेड की जा रही होती हैं, क्योंकि एक बंदा जे और या एक गाड़ी या एक टीम की एक गाड़ी अगर आगे नहीं बढ़ेगी, तो अगर वो मार्च से लेकर नवंबर तक आगे अपनी इंप्रूवमेंट्स नहीं करेगी, तो अगर मार्च के अंदर वो सबसे आगे थी, पोडियम पे फिनिश कर रही थी, तो नवंबर तक वो आखिरी पोजीशन तक पहुंच जाएगी। रिसर्च और डेवलपमेंट सबसे बड़ा एक्सपेंस है F1 टीमों का। टीम्स हर रेस के अंदर अपग्रेड्स लाती हैं, और F1 के अंदर एक बेसिकली कंपटीशन, मुकाबला गाड़ी का होता है। हमें देख के स्पोर्ट में लगता है कि ये मुकाबला ड्राइवर्स का है। हाँ, ड्राइवर्स की एबिलिटी, कैपेबिलिटी का मुकाबला जरूर होता है, लेकिन अल्टीमेटली एक ड्राइवर, दुनिया का बेहतरीन ड्राइवर भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो विलियम्स का ड्राइवर है तो कभी भी पोडियम फिनिश नहीं करेगा फरारी, मर्सिडीज और रेड बुल के मुकाबले में, क्योंकि ये वो टीमें हैं और ये वो गाड़ियां हैं जो अक्सर सबसे ज्यादा एडवांस्ड और जिन पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। तो हमें जो समझने की जरूरत है कि F1 इतना महंगा खेल इसलिए है क्योंकि ये खेल है गाड़ियों का, बेहतरीन गाड़ी बनाने का, वो गाड़ी बनाने का जो एरोडायनामिकली और इंजन के एतबार से सबसे बेहतर गाड़ी होगी स्पोर्ट्स के अंदर, तभी वो हर रेस जीतेगी और हर मुकाबले में आगे बढ़ेगी। बात कर रहे थे कि ये खेल इतना महंगा क्यों है। ये दुनिया का सबसे महंगे तरीन खेलों में शुमार करता है, लेकिन हर कारोबार की तरह खेल भी एक कारोबार होता है। तो जब लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, तो क्या वो इतना पैसा खर्च करते वक्त इसलिए करते हैं कि सिर्फ उन्हें पैसा खर्च करके खेल के गिर्द जो इंजॉयमेंट है या मजा है या थ्रिल है वो सीख करना है? नहीं, कोई बंदा इतना पैसा सिर्फ थ्रिल के लिए खर्च नहीं करता। हर अच्छे कारोबार की तरह F1 भी बहुत अच्छा एक कारोबार और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि F1 के अंदर भी पैसा बनाने का एक बहुत अहम जरिया है, और इस जरिए की वजह से जिससे आप इतना पैसा कमा लेते हैं कि जिसमें ना सिर्फ आप अपने खर्चे पूरे कर लें, बल्कि उसके अलावा आप अपने मुनाफा भी कमा लेते हैं स्पोर्ट से। तो ये पैसा आता कहां से है? सबसे अहम सोर्सेस पैसे का है स्पॉन्सरशिप, यानी कंपनियां आती हैं, वो अपन पैसा देती हैं स्पोर्ट्स टीम्स को कि हम आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसके एवज आप अपनी गाड़ी पे, अपनी ब्रांड पे, अपनी स्पोर्ट टीम पे हमें विजिबिलिटी देंगे, एक्सपोजर देंगे, या आप हमें ट्रैक पे भी एक्सपोजर देंगे। तो इसके सबसे अहम कॉर्पोरेट पार्टनर्स होते हैं, जो कि असल F1 का सबसे अहम सोर्स ऑफ रेवेन्यू या मुनाफा है। ब्रांड्स या कंपनियां मनीग्राम, गूगल और ऑरेकल जैसी सिर्फ गाड़ियों पर लोगोज नहीं खरीदती, वो मार्केटिंग पार्टनरशिप्स में एंटर होती हैं, जो कि ताकि F1 की जो वैल्यूज हैं उनके साथ वो अलाइन हो और अपने आप को उसके व्यूअर्स के साथ अलाइन करके प्रमोट करें। अक्सर आप देखेंगे कि F1 की गाड़ियों पे अक्सर स्पॉन्सर्स मुख्तलिफ होते हैं। हास के सबसे बड़ा स्पॉन्सर मनीग्राम है। और वो क्यों हास के साथ स्पॉन्सरशिप करता है? मनीग्राम हास के साथ स्पॉन्सरशिप इसलिए करता है क्योंकि उनके बिजनेस मॉडल के अंदर पैसा ट्रांसफर 20 से ज्यादा मुल्कों में करना है, और F1 20 से ज्यादा मुल्कों में देखी जाती है। इसका क्या मतलब है कि मनीग्राम के जो कस्टमर हैं, 70% ऑफ देयर कस्टमर जो हैं, उनके साथ वो ओवरलैप करके उनके सामने अपने आप को एक्सपोज कर सकती हैं, इस स्पोर्ट की स्पॉन्सरशिप करके अपने आप को लोगों के आंखों के सामने लाके। ये स्पोर्ट उन्हें जवान और ग्लोबली
एक दूसरे से जुड़े हुए कंज्यूमर से जोड़ती है, जो कि उनकी प्राइमरी कस्टमर बेस है, जो पैसा ट्रांसफर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में करती है ज्यादातर। गाड़ी के ऊपर जो लोगो लगाते हैं उसकी कीमत इस पे डिपेंड करती है कि वो कितना नजर आता है। अब आप गाड़ियां देखते हैं, मूव कर रही होती हैं, यहाँ पे मेरे साथ पीछे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं और मैं वीडियो क्लिप में भी देख सकते हैं कि गाड़ियों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे कंपनियों के लोगो लगे। जो लोगो सबसे ज्यादा नजर आता है, यानी गाड़ी का अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा, ये वाले लोगो सबसे महंगे होते हैं। इसके अलावा जो लोगो साइड पे होते हैं उसकी कीमत उनसे कदरे कम होती है। इसका रीजन ये है सीधी तरह कि गाड़ी के ऊपर लोगो जहां पे लगा होता है वो डिपेंड करता है कि गाड़ी के उस जगह को कितनी दफा कैमरे की आंख और लोगों की आंख के सामने से वो गुजरेगा। दूसरा अहम जो कि हम जुज्व समझें या पैसे का जरिया समझें इस कारोबार के लिए, वो है प्राइस मनी। अब F1 एक अदारा है जो कि स्पोर्ट को कंडक्ट करता है और टीमें उस अदारे के अंडर काम करती हैं। इस अदारे को लिबर्टी मीडिया ने, मैंने आपको जिस तरह बताया, पिछले दिनों खरीदा। अब F1 जो अदारा है वो प्राइज मनी तीन कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करता है टीमों को, और ये टीमों के लिए एक अहम जरिया होता है पैसे का। सबसे पहला जो तरीका है जिसके जरिए F1 पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है वो है बराबर पेमेंट्स सिर्फ हिस्सा लेने के लिए। अब जितनी भी टीमें F1 के अंदर हैं उन सारी टीमों को बराबर अमाउंट्स में एक पार्टिसिपेशन अमाउंट मिलेगी, हर गेम की उनके अकाउंट्स में जमा करवा दीजिए, और ये बराबर होगी, चाहे आपकी टीम पहली पोजीशन में आए या आपकी टीम आखिरी पोजीशन में आए, ये पैसा बराबर अमाउंट्स में आपको दिया जाए। दूसरा प्राइज मनी की कैटेगरी F1 जो कि देता है वो ये है कि वो बेसिकली परफॉर्मेंस या आपने कैसा रिजल्ट दिया है उसकी बेस पे आपको देती है वो प्राइज मनी। और वो रिजल्ट बेस्ड या परफॉर्मेंस बेस्ड जो कॉम्पनसेशन दे रहा है वो बेस करती है कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप रिजल्ट्स में। कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप F1 की जो टेबल होता है उसे कहा जाता है। जो टीमें ज्यादा रेसें जीतती हैं और जो कि टॉप 1 to 3 पोजीशंस में आती हैं वो सबसे ज्यादा पैसा ले जाती हैं, और बाकी टीमें उससे कम पैसा ले जाती हैं। अब इस पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बड़ी स्पेसिफिक है। हर रैंक को मुख्तलिफ पैसा मिलता है उनके रिजल्ट के तहत। फर्स्ट को मुख्तलिफ, सेकंड को मुख्तलिफ, थर्ड को मुख्तलिफ, 7 को मुख्तलिफ और एंड को मुख्तलिफ। और ये आपकी रिजल्ट्स और आपकी रैंकिंग पे डिपेंड करते हैं कि कहां आप खड़े हैं बाकी टीमों के मुकाबले में, उसके हिसाब से पैसा आपको दिया जाता है। और आखिरी जो प्राइज मनी की कैटेगरी होती है वो है आपकी तारीख, आप कितने पुराने हैं उसके हिसाब से। यानी टीम जिस तरह फरारी है जो कि सब वन ऑफ द पुरानी तरीन टीमों में शामिल होती है, वो सबसे ज्यादा फायदा उठाती है क्योंकि उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है उसकी तारीख इस गेम में रहने की वजह से। और ये हेरिटेज बोनट है, ये कंट्रोवर्शियल है क्योंकि हर साल फरारी को इससे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है रेस के अंदर, लेकिन नॉनदलेस ये वो चीज है जिसकी बेस पे तीसरी कैटेगरी में पैसा F1 डिस्ट्रीब्यूट करती है टीमों को डायरेक्टली। आखिरी पैसे का जरिया F1 का जो है, जो कि तीसरा है, वो है इनका इन्वेस्टर्स और कारोबारी डीलों के जरिए। हर टीम हर साल ज्यादा महंगी हो रही। लिबर्टी मीडिया ने जब 2017 में F1 को खरीदा उसके साथ साथ उनने पूरी कोशिश की अमेरिका जैसी बड़ी मार्केट में इसको मजीद पॉपुलर किया जाए। उसके जरिए टीमें मजीद महंगी होती गई। इसमें एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि बहुत से इन्वेस्टर्स एंटर हो रहे हैं और उनमें एक ग्रुप ऑफ सेलिब्रिटीज ने पिछले दिनों 24% एल्पीन टीम एल्पीन को खरीदा है, उसमें एक स्टेक खरीदा है, जिसकी वजह से टीम एल्पीन की टोटल वैल्यू $900 मिलियन पे जा पहुंची। इन इन्वेस्टमेंट्स के भी जरिए पैसे का जरिया टीमों को मिलता है। अगर अब तक आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा सवाल इस स्टेज पे आएगा, वो ये है कि अगर ये सिर्फ पैसे का खेल है कि गाड़ी कितनी आपकी बेहतर है और बड़ी टीमें फरारी जैसी को पैसे बनाने में F1 के जरिए जो उनके पास पैसा आता है उसमें बहुत ज्यादा एडवांटेज है, यहां तक कि उन्हें स्पॉन्सरशिप में भी बहुत एडवांटेज है, फिर तो ये खेल एक रिग्ड गेम नहीं है। ये ऑलरेडी फैसला नहीं हो चुका कि फरारी ही जीतेगी
या रेड बुल ही जीतेगी, या आपकी मर्सिडीज ही जीतेगी। बहुत सालों तक और बहुत सदियों तक F1 के अंदर ये एक सही कॉन्सेप्ट था, क्योंकि ये एक हथियारों की जंग की तरह की जंग थी। बड़ी टीमें छोटी टीमों को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के से ज्यादा खर्च करती थी अपनी गाड़ियां बनाने में। इसका क्या रिजल्ट हुआ? इससे ये हुआ कि यही टीमें रेस जीतती थी। लेकिन 2021 में लिबर्टी मीडिया ने एक नया रूल, यानी F1 की बॉडी ने एक नया रूल अनाउंस किया। उन्होंने फैसला किया कि हर गाड़ी की डेवलपमेंट में हर टीम 135 मिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च नहीं करेगी उस साल के लिए, और हर साल ये बजट कैप अनाउंस करेगा F1 जो रेगुलेटरी बॉडी है इस रेस के, कि टीमें उससे ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकती। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि बड़ी टीमों को जो बहुत बड़ा एडवांटेज था वो अब थोड़ा कम हो गया। खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो कम हुआ, क्योंकि याद रखें जिंदगी में कोई चीज फेयर नहीं होती, और खेल में भी कोई चीज फेयर नहीं होती। यहां पे उनको रोका गया। जैसे आप फुटबॉल की टीमें देख लें, फुटबॉल की टीमों के पास जो बड़ी टीमें हैं जो कि कतरी स्पोर्ट्स फंड ने खरीदी हैं, या जो कि मिडिल ईस्ट के ऑयल पैसे की खरीदी हुई टीम्स हैं, मैनचेस्टर सिटी, PSG जैसी, ये टीमें दूसरी टीमों से ज्यादा बेहतर इसलिए हैं क्योंकि ज्यादा पैसा खर्च करके ये अपनी टीमें ज्यादा अच्छी बना सकते। लेकिन फेयर प्ले रूल्स के आने के बाद इनके एडवांटेज कम हुआ, खत्म नहीं हुआ लेकिन कम हो गया। इसी तरह F1 की रेगुलेटरी बॉडी ने इस एडवांटेज को कम किया इस बजट कैप को लगा के। अब अब हम इसमें एक मिसाल देंगे कि पहले का टीम्स 10 से ज्यादा फ्रंट विंग्स, यानी गाड़ी के जो अगले, जो आप पीछे में देख सकते हैं विंग्स नजर आ रहे हैं, ये 10 से ज्यादा डिजाइन करते थे। लेकिन अब सिर्फ वो 10 डिजाइन कर सकते हैं, और उसमें से सिर्फ बेस्ट वन पिक करके उसके स्पेयर्स बनाएंगे, क्योंकि एक एक डॉलर मैटर करता है। अगर आप पैसा जाया करेंगे तो आप अपनी परफॉर्मेंस किसी और हिस्से में, इंजन हो गया, बैक स्पॉइलर हो गया, किसी हिस्से में आप अपनी परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ये जो बजट के ऊपर कैप, यानी ये जो डेवलपमेंट और रिसर्च के ऊपर पैसे की लिमिट लगा दी गई है, इसने F1 को एक मोर सस्टेनेबल बिजनेस बना दिया। क्यों सस्टेनेबल कर दिया? क्योंकि कुछ टीम्स हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर्स खर्च करके अब प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं सीख करती थी, सिर्फ परफॉर्मेंस को सीख करती थी मार्केटिंग के लिए। जिस तरह फरारी, उनने सिर्फ साबित करना था कि उनकी टीम बेस्ट है, ताकि उनकी गाड़ियां जो कि लोगों को बेच रहे हैं वो भी बाकियों से ज्यादा बेहतर गाड़ियां। लेकिन अब इस स्पोर्ट को प्रॉफिटेबल करने के अंदर इस बजट की और कॉस्ट के रिस्ट्रिक्शन ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। अमेरिका की बहुत सी स्पोर्ट्स लीग्स की तरह इस कैप ने प्रिडिक्टेबिलिटी इंक्रीज की है स्पोर्ट्स में, और इन फ्रेंचाइजेस की वैल्यू बूस्ट की, क्योंकि अब ये प्रॉफिटेबल हो गए। तो ये कारोबारी तौर पे भी एक अच्छा फैसला था, और गेम के अंदर फेयरनेस बनाने के लिए भी एक बहुत अहम और अच्छा फैसला था। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कॉस्ट या कि ये पैसे रिसर्च पे लगाने की जो रिस्ट्रिक्शन आने से पहले अगर टीम्स लॉस पे या सिर्फ ब्रेक इवन कर रही थी अपने खर्चों को इस गेम से, तो इस कारोबार में हिस्सा क्यों ले रही थी? क्योंकि इस कारोबार से पैसा तो बन नहीं रहा था, पैसा तो इन्वेस्टर्स को आ नहीं रहा था। उसका बहुत अहम रीजन है, इन कंपनियों की जो ब्रांड थी वो F1 की पावर ऑफ ब्रांड बहुत हाई है। इसका क्या मतलब है? आपकी जो कंपनी का लोगो है, यानी आप फरारी हैं या आप रेड बुल हैं या आप मर्सिडीज हैं, आप इसको मार्केटिंग के तौर पे यूज करते थे पैसा बनाने के लिए। जैसे मैंने आपको फरारी की एग्जांपल, अब मैन्युफैक्चरर्स जिस तरह फरारी या मर्सिडीज हैं, फॉर्मूला वन उनके लिए सिर्फ रेसिंग के लिए नहीं था, उनके लिए अहम जीतना या इससे पैसा बनाना उनके लिए अहम नहीं था। उनके लिए अहम ज्यादा था कि उन्हें अपनी ब्रांड एक रेस कार, दुनिया की सबसे बड़ी रेस कार कंपटीशन में जितवा के या अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के बताना था कि उनकी गाड़ियां कितनी ताकतवर, कितनी अच्छी हैं, ताकि कंज्यूमर उनकी गाड़ियां ज्यादा खरीदें। सबसे पहली जो गाड़ी बनाई गई थी वो रेस कार थी, और इसी तरह हर गाड़ी, हर रेस जो जीतती है वो उनकी रेपुटेशन और उनकी बेहतरीन इंजीनियरिंग को रीइंफोर्स करती है, ताकि कंज्यूमर कहे कि हाँ, मैंने फरारी की गाड़ी लेनी है या मैंने मर्सिडीज की गाड़ी लेनी है, क्योंकि ये दुनिया की बेहतरीन गाड़ी है। दुनिया के सबसे बड़े रेस कार कंपटीशन में ये गाड़ियां जीतती हैं।
इसलिए यही गाड़ी है जो मैं खरीदूंगा। इसी तरह रेड बुल, वो तो गाड़ी नहीं बनाता, लेकिन उसकी टीम भी बड़ी टीम है और वो भी इससे पैसा नहीं बना रहे थे। क्यों? क्योंकि रेड बुल के लिए फॉर्मूला वन सिर्फ एक पूरी तरह प्योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। ये एनर्जी ड्रिंक ब्रांड जो है, ये अपनी टीम को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज ग्लोबली रीच करने के लिए यूज करती है। हर 2 हफ्तों बाद इनकी टीम को मिलियंस ऑफ व्यूज ग्लोबली मिलते हैं। इसके मुकाबले में ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप इस टाइप की ऑडियंस सिर्फ 4 साल बाद डिलीवर करती है। आपको अब समझ आ रहे हैं क्यों ये टीमें पैसा खर्च करती थी, ये सोचे बगैर कि हमने मुनाफा बनाना और सिर्फ जीतना है। क्योंकि इन टीमों को इनसे जो इर्द गिर्द के फायदे थे वो उन्हें बहुत ज्यादा मिल रहे थे और उनका फोकस ये टीम जीतना नहीं था। रेड बुल का फोकस लोगों की आंखों के सामने आना था और मर्सिडीज और फरारी का फोकस था कि हमारी गाड़ियां दुनिया की बेहतरीन गाड़ियां, बाकी गाड़ियां सारी बेकार हैं क्योंकि हमारी गाड़ियों के आगे वो नहीं खड़ी हो सकती। हमारी गाड़ियां हर साल हर रेस जीतने की कोशिश करती। आपको इससे आइडिया होगा कि ब्रांड पावर या जो ब्रांड का एक्सपोजर था वो इन स्पॉन्सर्स के लिए कितनी वैल्यू जनरेट करता था। सिर्फ स्पॉन्सर्स के लिए, कार मेकर्स और इन्वेस्टर्स के लिए भी इसकी वैल्यू बहुत थी और ये अब ग्रो कर रही है। अब इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अहम इसलिए हो रही है कि सिर्फ एक्सपोजर नहीं दे रही, बल्कि ये यंगर फैंस को, जवान लोगों को भी रीच कर रही है थ्रू स्ट्रीमिंग एंड सोशल मीडिया, जिससे उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, जो कि एक बहुत अहम रीजन है कि आप इन्वेस्टर्स भी ज्यादातर इस स्पोर्ट्स के अंदर अटेंशन दे रहे हैं। फॉर्मूला वन की रेस सिर्फ हम जो रेस डे पे देखते हैं, जो ट्रैक पे हमें नजर आती है, वो नहीं है। ये रेस बोर्ड रूम्स में होती है, ये रेस स्पॉन्सरशिप डील्स में होती है और ये रेस रिसर्च और डेवलपमेंट में होती है। फॉर्मूला वन सिर्फ तेजी और इस खेल की खूबसूरती नहीं है, ये एक बिलियन डॉलर कारोबार है जो कि चलता है कि कितने बड़ी स्पॉन्सरशिप आप लेके आते हैं क्योंकि उससे पैसा आता है। कितनी ज्यादा इनोवेशन आप कर सकते हैं इस पैसे के जरिए क्योंकि उससे आपकी गाड़ी ज्यादा तेज भागती है। और कितनी ज्यादा आप लोगों की अटेंशन अपनी ब्रांड पे इस रेस के जरिए लाते हैं क्योंकि हर रेस और हर लैप आपकी इन्वेस्टमेंट है इन कंपनियों की इस गेम के अंदर। और इस तरह F1 का कारोबार चलता है और काम करता है। इस वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और हम मजीद ऐसी वीडियोस लाएंगे, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसके साथ आपसे इजाजत चाहेंगे और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। और कितनी